Mayer's formula. Mayer's formula basically Cp minus Cv is equal to R. R गैस कांस्टेंट है. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv. Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. Cv क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और R जो है वो आपका गैस कांस्टेंट है. और कभी कभी इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी पूछते हैं, तो आप कैसे डिराइव करेंगे इसको? तो इसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आने चाहिए. चलिए हम उस पर वर्क करते हैं और उनको हम धीरे धीरे एक्सप्लेन भी करेंगे क्या होता है. सबसे पहले हमको दो Cp एंड Cv है. तो Cp का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो हमको दो कंडीशंस लेनी है. एक तो कांस्टेंट प्रेशर का कंडीशन लेना है Cp के लिए, और एक हमको कांस्टेंट वॉल्यूम का कंडीशन लेना है Cv के लिए. तो हम Cp एंड Cv के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उनके बीच में कोरिलेट करेंगे. चलिए देखते हैं कैसे करते हैं. देखिए, फर्स्ट एजम्पशन लिया हुआ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हम यहाँ पे Cv निकालने जा रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम. मींस वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब है, उसमें हमको क्या कांस्टेंट रखना है? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है. अब देखिए, मान लीजिए एक ये कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर है. इस सिलेंडर में एक ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, और इसके अंदर एक गैस भरी हुई है. गैस का जो प्रेशर है वो P है, गैस का प्रेशर P है और वॉल्यूम है V, और इसका जो टेम्परेचर है वो T है, मेंशन है. अब अगर मान लीजिए इसको हमने थोड़ी सी हीट दे दी, थोड़ी सी बाहर से इस सिस्टम को मैंने हीट दे दिया, तो बट कंडीशन क्या है कि इस पिस्टन के ऊपर आप कोई भी वेट या कुछ ऐसी चीजें रख करके इस पिस्टन को ऊपर मत जाने दीजिए. क्यों ऊपर नहीं जाने देंगे? क्योंकि अगर पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और मुझे क्या करना है? कांस्टेंट वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है. तो इस कंडीशन में हमको इस पिस्टन को ऊपर नहीं जाने देना है. तो जब ऊपर नहीं जाने देंगे तो P तो चेंज हो सकता है. मान लीजिए P डैश हो गया, प्रेशर चेंज हो करके वो क्या हो गया? P डैश हो गया. बट वॉल्यूम जो है वो V का V ही रहेगा, बिकॉज पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा है. लेकिन ये भी पॉसिबल है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए. टेम्परेचर मान लीजिए पहले T था, अब बढ़ करके T से DT हो गया. तो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि हीट, लेट्स से हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहां पे हम, क्योंकि ये मान लेते हैं कि यहां पे जो मैंने हीट दिया था, ये बर्नर से जो मैंने गर्म किया था वो बहुत छोटा अमाउंट दिया था. लेट्स से मैंने जो हीट दिया था वो DQ था, वो जो हीट था वो DQ दिया था, तो EQ दिया. अब एक चीज हमको देखना है, यहाँ पे वर्क डन कुछ हुआ होगा वो भी फाइंड आउट करेंगे, और DU मतलब जो इसका टेम्परेचर DT बढ़ा, तो इसके वजह से हमने ये मान लिया कि इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो कितना बढ़ गया? DU बढ़ गया. ठीक. अब एक चीज और है, अब हमको यहाँ पे ये जो इक्वेशन है Q इक्वल टू W प्लस DU, इसको हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हीट कितना दिया है? वो DQ दिया है, तो हम लिख सकते हैं DQ इज इक्वल टू, अब W हमको वर्क डन फाइंड आउट करना है. देखिए, वर्क डन तभी होता है जब डिस्प्लेसमेंट हो. आपको पता होगा वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मतलब फोर्स अप्लाइड होगा और डिस्प्लेसमेंट होगी, और जब डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन हो सकता है.
जैसे अगर आपको ये दीवार है, उस दीवार को आप फोर्स दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, लेकिन दीवार अगर हिल नहीं रही है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। सिमिलरली यहां पे ये जो गैस है वो पिस्टन को ऊपर की तरफ फोर्स तो लगा रहा है, ये फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो वर्क डन जीरो होगा तो हम W की जगह क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, प्लस जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो U है। अच्छा, एक चीज और, यहां पे अगर हम देखें तो जो हमने DQ जो हीट दिया है वो वॉल्यूम को कांस्टेंट करके दिया है, तो इसीलिए हम जो DQ है हम इसको लिख सकते हैं DQV। V का मतलब डिनोट करता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम इसको देखें तो हम लिख सकते हैं DQV इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये हमारा इक्वेशन नंबर ए हो गया, सिंपल सा है, ठीक। और यहां पे आप लिख सकते हैं बिकॉज वर्क डन क्या हो रहा है, वो जीरो हो रहा है, यहां पे कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, बिकॉज वॉल्यूम को कांस्टेंट किए हुए हैं, पिस्टन ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन जीरो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमको एक रिलेशन मिल गया DQV इज इक्वल टू DU, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। DU जो है वो क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक। अब चलते हैं, ये हमको कांस्टेंट वॉल्यूम में एक रिलेशन मिला। अब हम आते हैं रिलेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। अब यहां पे हमको प्रेशर कांस्टेंट करना है, ठीक है। यहां पे वॉल्यूम चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको यहां पे प्रेशर चेंज नहीं करना है, दैट मींस प्रेशर को हमको कांस्टेंट करना है। तो देखिए हमने दो आइडियल कंडीशन लिया हुआ है, क्या क्या लिया हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए यहां पे मान लीजिए एक कोई गैस सिलेंडर था, और इस गैस सिलेंडर का जो इंटरनल प्रेशर था वो P था, और वॉल्यूम था V। वॉल्यूम क्या था, V था, और इसका इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए वो क्या था, T था। सेम कंडीशन, इसको भी हमने क्या किया, हीट किया, हीट किया, दैट मींस इसको हीट दिया, कितना हीट दिया, सेम अमाउंट DQ, ठीक। लेकिन यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं हमने हीट दिया बट प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो दैट मींस प्रेशर तभी कांस्टेंट हो सकता है जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। तो देखिए जब ये गैस जो है, इसके अंदर की गैस को हीट दिए तो वो गर्म होगी, तो वो एक्सपैंड करेगी, फैलेगी, तो एक्सपैंड करेगी, तो इसने क्या किया, इसने पिस्टन को अप साइड पुश कर दिया, ठीक। अब ये देखिए पहले पिस्टन की कंडीशन ये थी, पहले पिस्टन जो था वो यहां पे था, अब पिस्टन कहां हो गया, अप साइड में मूव करके यहां पे हो गया, कुछ प्लेसमेंट, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लीजिए वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx हुआ। अब यहां पे देखिए, अब तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर पहले P था, तो अभी भी प्रेशर क्या होगा, P होगा। हाँ, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ करके T प्लस क्या हो गया, dt हो गया, T प्लस dt, पहले टेम्परेचर T था, अब टेम्परेचर dt पॉइंट टू सेम हीट दे रहे हैं, सेम टेम्परेचर बढ़ा, dt हुआ, ठीक। अब यहां पे अगर मान लीजिए वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो एक्सपैंड हुआ, तो अब वॉल्यूम क्या होगा, पहले V था, मान लीजिए वॉल्यूम V नहीं हो सकता, अब मान लीजिए वॉल्यूम इंक्रीज होकर के वो क्या हो गया, वॉल्यूम V, और थोड़ा सा बढ़ गया है, मान लीजिए वो क्या हो गया, V प्लस dV हो गया है, ठीक। अब हमको ये dV का ही निकालना है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, और स्पेशली ये मैं बायो ग्रुप के लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उनके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता होगा प्रेशर क्या होता है, फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। अब एक चीज हम मान लेते हैं, ये जो पिस्टन है, पिस्टन का मान लीजिए एरिया ए है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पिस्टन का जो एरिया है वो ए है, हमको डीवी की वैल्यू निकालनी है, हमको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर हमको निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, तो एज पर द फर्स्ट लॉ
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सेम वही है, क्या? Q इज इक्वल टू W प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सिंपल, बस अब यहां पे करना है। अब हमने माना था यहां पे कि हमने डी क्यू हीट दिया, और उस डी क्यू हीट देने से वर्क डन मान लीजिए डी डब्ल्यू हुआ। क्या हुआ? डी डब्ल्यू हुआ। तो मान लीजिए हम क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे? डी क्यू, लेकिन यहां पे एट कांस्टेंट प्रेशर लिख देंगे, इज इक्वल टू वर्क डन मैंने कितना माना? डी डब्ल्यू माना, मैंने यहां पे वर्क डन जो माना वो डी डब्ल्यू माना, ठीक, प्लस जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है मान लीजिए वो डी हुआ, ठीक है। अब यहां पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? डी क्यू पी इज इक्वल टू, देखिए वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क हमको निकालना है फोर्स इंटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब यहां पे हम समझते हैं, हम यहां पे एक इक्वेशन लिख रहे हैं, उस इक्वेशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स हमने यहां पे फोर्स क्या लगाया, जो भी हो, लेट्स से अगर यहां पे हमने वर्क इज इक्वल टू फोर्स, मान लीजिए फोर्स हमने एफ लगाया, मान लीजिए यहाँ पे ये जो फोर्स अप्लाइड हो रहा था एफ लगाया, हमको वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू जो होगा वो होगा हमारा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है, इनटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो है वो dx है, ये पॉइंट समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो dx है। अब यहां पे देखिए फोर्स को हम क्या लिखते हैं? फोर्स को अगर हम यहां से इस इक्वेशन से देखें तो फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया। क्या लिख सकते हैं? प्रेशर, प्रेशर क्या है हमारा? P है, ठीक। एरिया किस एरिया पे लग रहा है? ये पिस्टन का एरिया जो हमने माना है क्या? एरिया ए। एरिया को हमने माना है, सॉरी, एरिया को जो हमने माना है वो ए माना है, और इनटू dx, ठीक है। अब देखिए एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो है ये वो है, वो इस गैस का वॉल्यूम, ये जो यहां से लेके, ये देखिए यहां से लेके यहां तक का जो वॉल्यूम ये बढ़ा है यही है, और इस वॉल्यूम को बढ़े हुए को हम क्या लिखे हैं? डीवी। क्या लिखे हैं? डीवी। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि P इंटू एरिया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को जो इंक्रीज किया हुआ वॉल्यूम है उसको हम क्या लिख सकते हैं? डीवी। तो डी डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? P इंटू डीवी, प्रेशर इंटू इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो हम देखिए यहां पे डी डब्ल्यू का जो वैल्यू है, जो डी डब्ल्यू है उसका वैल्यू हम क्या रख देंगे? P इंटू डीवी। तो चलिए रखते हैं P इंटू डीवी प्लस डी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम दोनों साइड में dt से डिवाइड करते हैं। क्या? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dt। चलिए dt से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या हम करेंगे? डी क्यू पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? P इंटू डीवी अपॉन डी टी प्लस क्या होगा? डी यू अपॉन डी टी। सिंपल है, ठीक। अब एक चीज और हम कर सकते हैं, डी क्यू पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू P इंटू डीवी अपॉन डी टी प्लस, देखिए डी यू, हम यहां पे ये जो डी यू है इसकी वैल्यू क्या रखने जा रहे हैं? इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से रखने जा रहे हैं। यहां पे देखिए इक्वेशन नंबर ए से डी यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बी।
यहाँ पे हम जो है इक्वेशन नंबर 1 से डी क्यू वी लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। हम यहाँ पे हम डी क्यू वी लिख सकते हैं। तो लेट्स से सॉरी डी क्यू पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू पी इंटू डी वी अपॉन डी टी प्लस, ओहो सॉरी, यहाँ पे हम वहाँ पे लिख देना चाहिए था, 1 मिनट, इसको मैं इसकी एक लाइन सेव होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे हम लिख देते हैं ना। तो इसको हम लिख सकते हैं डी, देखिए डी यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू वी लिख सकते हैं अपॉन डी टी। अब देखिए डी क्यू पी अपॉन डी टी, इसको हम लिखते हैं सीपी, कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये जो है सीपी लिखते हैं और इज इक्वल टू पी इंटू डीवी अपॉन डी टी प्लस, ये देखिए ये स्पेसिफिक डी क्यू वी अपॉन डी टी, इसको हम लिखते हैं सीवी, इसको हम क्या लिखते हैं, सीवी। ठीक है, ये आपको पहले से ही पता होगा कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इनका ये फॉर्मूला, इनका ये मेन डेफिनेशंस है। तो डी क्यू वी अपॉन डी टी की जगह हम ये लिख सकते हैं, सीवी लिख सकते हैं। अब ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर बी हो गया। ठीक, अब हमको क्या नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमको करना है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये क्या है। ठीक, तो चलिए उसके लिए भी बहुत ही इजी वे आउट है, और स्पेशली बायो ग्रुप के लिए बहुत ही इजी बताऊंगा। मैथ्स ग्रुप वाले तो कैसे भी कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए कैलकुलस है, बट बायो ग्रुप के लिए बहुत इजी है। क्या है, देखिए आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक, क्या है, P इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक, जहां P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। अच्छा, फॉर 1 मोल गैस, ठीक, फॉर 1 मोल गैस N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो हम इसको लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू, एन की जगह 1 लिख देंगे तो दैट मीन्स हो जाएगा आर टी। ठीक है, अब हम सेम का, अभी वही चल रहा है हमारा एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने क्या एजम्पशन किया था वहां पे कि प्रेशर कांस्टेंट था, मतलब पी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बट वॉल्यूम वी चेंज हो जा रहा है, वी चेंज होकर के कितना हो जा रहा है, डीवी, वी चेंज होकर के कितना हो जा रहा है, डीवी। ये देखिए यहाँ पे हमने जब एजम्पशन किया था, ये देखिए ये सिलेंडर, ये इसका और इसका, ठीक, इन दोनों पॉइंट्स में देखिए हमने प्रेशर पी माना था और जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो कितना माना था, डीवी। ठीक है, और टेम्परेचर कितना हो रहा है, डीटी। ठीक, तो ये चीज याद रखना है। तो यहां पे देखिए इस इक्वेशन को पी को तो हम पी ही लिखेंगे क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, बट वी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होकर के कितना हो जा रहा है, डीवी हो जा रहा है, और गैस कांस्टेंट आर है, ये तो चेंज हो नहीं सकता, तो एज इट इज होगा। एंड टेम्परेचर बढ़ करके कितना हो जा रहा है, डीटी, टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर डीटी हो रहा है। ठीक, ये बेसिकली एक डिफरेंशियल कैलकुलस के थ्रू आता है जो कि मैथ्स के लड़के अच्छे से कर सकते हैं, बट बायो ग्रुप मैंने थोड़ा सा इनको शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब इसको, बट ये है कि इसके पहले एक लाइन लिख लेंगे तो अच्छा होगा कि सपोज दैट कि टेम्परेचर इन राइज इज dt एंड द वॉल्यूम इंक्रीज dv एट कांस्टेंट प्रेशर, ये एक लाइन लिख लेंगे। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बहुत सिंपल वे में। तो अब देखिए हम इसको क्या मेंशन कर सकते हैं, p इंटू dv, अब dv है, dt को इधर लाइए लेफ्ट हैंड साइड में, अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा r। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन बी में, इक्वेशन बी में देखिए P इंटू डीवी अपॉन डी टी, इसके जगह यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आर। ठीक, तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी
क्या लिख सकते हैं, देखिए Cp इज इक्वल टू, देखिए ये तो Cp हो गया, ये Cp हो गया, इसके जगह हम लिख देंगे गैस कांस्टेंट R और प्लस Cv, R प्लस Cv। Cv को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो क्या होगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, and this is the relationship between specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume। ठीक है, that's it, thank you।